हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूप क्लासरूम। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 तारीख को आज पेट का एग्ज़ाम था और ये जो सुबह वाली शिफ्ट है उसका ये पेपर है। इसमें मैं आपको आंसर की बताऊंगी जिससे कि आप अपना आंसर मिला सकते हैं। ये मैं बता दूं कि इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा किसी भी क्वेश्चन पे तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? यहाँ पे 5 ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो कांस्य युग हो जाएगा, ब्रॉन्ज एज से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका इसमें थीम पूछ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव जो कि पुणे में हुआ था। उसका जो थीम था वो था एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योरशिप ट्रांसफॉर्मिंग लाइवस्टॉक इकोनॉमिक्स, उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। इसका एक सेकेंड, हाँ, इसका बदलाव लाना ये थीम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, डैश प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्टार्ट जो क्वेश्चन उसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो किस स्टेट में है? तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? यहाँ पे महावीर का पूछ रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका पावापुरी हो जाएगा, पावापुरी जो कि बिहार में है। आगे देखिए, एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपके 4 साल में एक बार ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपका गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश से जुड़ा हुआ यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। मैं यहाँ पे गद्यांश नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ आंसर आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, चलिए आंसर देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की डैश की उत्तेजना करता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर जो हो जाएगा वो भलाई हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो सकता है? अब यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए कि करुणा का उल्टा पूछा। करुणा मतलब दया, दया है, उसका उल्टा इजी है, क्या हो सकता है? तो क्रोध हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किस श्रेणियों में रखी जाती है? तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दुख और आनंद दोनों की श्रेणियों में रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है? यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है? तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका करुणा की अपेक्षा नहीं होती है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए दूसरा एक और गद्यांश दिया हुआ है जिसमें कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन 13 से लेकर 17 तक हमें सॉल्व करना है इसी गद्यांश से। फिर देखिए यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देती हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें इस गद्यांश का कि कालिदास ने क्या कहा था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है? तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी, सहजात वृत्ति, अज्ञानी स्मृतियों
अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे, मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में डैश का बंधन अवश्य रखा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए आपका स्व सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली डैश मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी आपका बंदरिया सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं, तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो हो जाएगा, अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सकता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे कह सका, इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए उसे डैश विशेषण कहते हैं। कौन सा विशेषण है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिमाण है, परिमाण मतलब नापना तौलना, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो परिमाण वाचक आपका सही हो जाएगा विशेषण। नेक्स्ट देखिए, चैत्र तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो चैत्र हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आदान का विलोम शब्द क्या होगा, आदान का विलोम इजी है ये, तो इसका विलोम जो हो जाएगा वो आपका प्रदान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समय की पहचान सियाराम शरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वे डैश के महत्व के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे समय का पहचान, यहाँ पे ऐसे भी हमें पता चल रहा है कि समय की पहचान के बारे में है, समय से रिलेटेड है, तो इसका क्या क्या महत्व हो सकता है, तो इसमें समय का ही महत्व हो सकता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंखें दिखाना मुहावरा जो है उसका सही अर्थ क्या होगा, तो आंखें दिखाना, जैसे हम ऐसे भी हमेशा आम बोलचाल में भी कहते रहते हैं, आंखें दिखाना मतलब गुस्से में देखना, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण मतलब कि अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी, मतलब कि मोक्ष प्राप्त किया था, उनकी मृत्यु हुई थी, तो वो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 80 वर्ष की आयु में, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर मतलब कि ऑफिशियल तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है, तो यहाँ पे जो सही आंसर जो हो जाएगा वो इंडोनेशिया, जो कि जनवरी में वो नया जो जुड़ा है ब्रिक्स में। ठीक है, तो इंडोनेशिया यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे डैश दिया हुआ है कहा जाता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर जो हो जाएगा वो गरीबी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, यहाँ पे इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, अनुच्छेद जो है 53, मतलब आर्टिकल जो है वो 53 के तहत ये हमें पता चलता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है वो वेस्टेड है प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो आर्टिकल 3 यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखिए, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की है, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, यह ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया है, तो ये आपका जो हुआ था ये आपका यहाँ पे देखिए ये 29 दिसंबर 2024 में, ठीक है, उस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है, तो इसमें जो बोल रहा है इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो ऋग्वेदिक में पाया जाता है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका जो स्टार्ट होता है वो मैथ्स का क्वेश्चन है। इसमें मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर बता रही हूँ, ठीक है। तो अपना चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहले क्या कर रहा है, यदि 2994 डिवाइडेड बाई 14.5 इज इक्वल टू 172 है, तो 29.94 डिवाइडेड बाई 1.45 इज इक्वल टू कितना होगा। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका 17.2 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 है, यहाँ पे ये DI का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये ऊपर क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको आंसर यहाँ 31 से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात क्या है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो 6:1, मतलब कि यहाँ पे 6:1 आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है। तो यहाँ पे जो 32 का आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन 1500 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 470 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है कि सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच क्या अंतर है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए 1680 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे 35 का जो आंसर आपको हो जाएगा वो आपका 43% यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी वित्तीय संस्थान इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरुष में किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका तरुण दास हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी आदिनाथ का ये संत चरित संग्रह है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका होगा रियाद, सऊदी अरब में इसको किया गया था, ठीक है, रियाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 40, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। इसमें यहाँ पे बता रहा है, ये मैथ्स का फिर से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका 989 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा बड़ा है, √45 या फिर √49 - 1। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए √45 है, वो बड़ा हो जाएगा इन दोनों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर डैश कर दिया गया। क्या नाम बदलकर किया गया था। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम इसका नाम बदलकर कर दिया गया था। अब देखिए 43 का आंसर देखिए, यहाँ पे देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है, ठीक है। तो इसका 43 का क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो गोवा का है, ठीक है, गोवा का ये पारंपरिक नृत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो ये तो हमें पता है कि ये इसका जो स्थापना हुआ था वो 1843 में हुआ था और 20 अप्रैल इसका सही डेट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिर से देखिए कि 45 क्वेश्चन से लेकर 49 तक ये फिर से डीआई का क्वेश्चन है। तो मैं इसमें यहाँ पे आपको सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 45 वाला, तेज द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करें। तो इसका जो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी 574 है, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 देखिए, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई हैं। ठीक है, ये डेटा का क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे आंसर बता रही हूँ। इसका जो सही आंसर होगा वो तेजा। ठीक है, तेजा का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच अनुपात ज्ञात करें। तो 47 का इसमें आंसर जो हो जाएगा वो 397:284 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका 97%, 97% यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच अंतर ज्ञात करें। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 192, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहाँ पे स्थापना किया गया था। लीबिया की राजधानी क्या है, यहाँ पे कैपिटल पूछा है, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा त्रिपोली। त्रिपोली इसका ऑप्शन सी इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका जोधपुर में विजय स्तंभ जो है वो स्थित है। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 में ये लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है ये। यदि x और y सह अभाज्य है तो उनका एलसीएम क्या होगा। मतलब कि यहाँ पे पूछा है को प्राइम। ठीक है, को प्राइम पूछा है, तो इसका जो सही क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो CXY हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर इसका HCF पूछा होता, अगर HCF पूछा होता तो उसका क्या आंसर होता, तो 1 हो जाता। ठीक है, किसी भी को प्राइम का 2 का HCF क्या होता है, तो वो 1 होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 55, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था। इसमें जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जेनेवा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डैश फॉर ब्रेकफास्ट, ग्रामर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो यहाँ पे हम देखते हैं, आई यू यूजली हैविंग, डू यू यूजली हैव यू यूजली, ओके, व्हाट डू यू यूजली हैव, यहाँ पे क्या सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो। अ ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पे आपने कई बार इस टर्म को सुना भी होगा। यहाँ पे क्रू मेंबर्स हम कहते हैं, कोई भी एरोप्लेन में भी होता है या फिर कहीं जहाज वगैरह में भी होता है, तो क्रू मेंबर हम सुनते हैं। तो यहाँ पे जो वो साथ में काम करते हैं तो उसको हम क्रू मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन गिवन बिलो, फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है वो मतलब कि आपके जंबल सेंटेंसेस हैं, उसको हमें सही सीक्वेंस में हमें यहाँ पे लगाना है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ड्रामा में बी इन द गार्डन। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक और पैसेज है जो कि इंग्लिश में है और यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन पे हम सीधे आते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 60, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल स्टार्ट इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो बाय क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज। ये इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है। इफ ओके यहाँ पे देखिए, यदि +4D शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10D शक्ति का एक अवतल लेंस से एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, परिणामी शक्ति क्या होगी।